गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटिश शासन और भारतीय शिक्षा। हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश भारतीयों में या भारत में शिक्षा के प्रसार को किस तरह उन्होंने अपनाया, शिक्षा के प्रसार को किस तरह उन्होंने मजबूती से बनाया। उनका ये मानना था कि अगर हम भारतीयों को अपनी तरह शिक्षा देते हैं तो हमारा शासन भारत में और सुलभ हो जाएगा और आसान हो जाएगा और यहाँ पर हम अच्छी तरह से शासन कर सकते हैं। यानी अपने शासन को और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने शिक्षा में नए तरह के सुधार किए। 1835 में उन्होंने एक नई नियम बनाए शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको आधुनिक शिक्षा नीति कहा गया, यानी नवीनतम शिक्षा नीति कहा गया। इसके बाद शिक्षा का उन लोगों का प्रभाव क्या होगा, तो सबसे पहले व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में एक बड़ा बदलाव किया गया शिक्षा नीति में अंग्रेजों के द्वारा। अब यह तय हो चुका था कि जितना भी शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, शिक्षा के लिए जो भी मेहनत किया जाएगा, वो शिक्षा में बदलाव के लिए जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए किया जाएगा। तो ये तय हो चुका था अंग्रेजों में। उसे 1854 में इसे ही मजबूत और व्यवस्थित बनाया गया। 1854 में शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा को और व्यवस्थित और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। इस वर्ष क्यों 1854 में अंग्रेजी जो शासक थे, अंग्रेज सरकार में थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक पत्र भेजा, एक लेटर भेजा, जिसे गुड्स डिस्पैच के नाम से हम जानते हैं, जिसमें उस लेटर में भारत में शिक्षा देने का जो भी रूपरेखा था वो सारा उसमें लिखा हुआ था। यानी गुड्स डिस्पैच नाम से एक लेटर लिखा गया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, अंग्रेजी शासकों ने लिखा, और इसमें भारतीय जो शिक्षा देनी थी, भारतीय शिक्षा की पूरी रूपरेखा उसमें लिखी हुई थी। और इसका एक बड़ा उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा से भारत के लोगों का मनों को बदलना, यानी उसके मानस को बदलना, उनके मन को, उनके दिमाग को बदलना। यानी अंग्रेज ये जानते थे, ये सोचते थे, उनका ये विचार था कि अगर अपनी जैसी शिक्षा हम भारतीयों को देते हैं तो भारत में शासन करना और भी आसान हो जाएगा। उसका यह मुख्य कारण था। आज भी हम देखते हैं, आज के डेट में भी शिक्षा ही एक ऐसा कारण है जो मनुष्य के मानस को बदल सकता है, मनुष्य के मन को बदल सकता है, उसको जिस तरह से चाहे डाइवर्ट कर सकता है। शिक्षा उसका एकमात्र कारण है। उसके बाद 1854 की नीति का महत्व, भारत में इस नीति से एक नए आधुनिक शिक्षा के ढांचे का निर्माण हुआ, एक नई रूपरेखा तैयार की गई इस नीति से, और प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक नए नियम बनाए गए। विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। उस शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों को 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, इसमें कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये तीन क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। जिला स्तर पर हाई स्कूलों की स्थापना की गई और ग्रामीण स्तरों पे मुख्य रूप से पर्सनल स्कूल या सरकारी स्कूल भी खोलने के प्रयास किए गए। बहुत सारे लोगों को छूट दी गई कि आप स्कूल खोलकर पढ़ा सकते हैं, जिसका रूपरेखा आज भी हम देख सकते हैं। लोग अपना निजी स्कूल चलाते हैं, उस समय छूट दी गई कि लोग अपना निजी स्कूल खोलकर बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा तो भारत में जैसी होती थी वैसी ही रही। प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो भारतीय शैली की ही है, लेकिन उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम बनाया गया पढ़ाई का, यानी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को चुना गया, अंग्रेजी में पढ़ाई हो रही थी। और 1854 के बाद ही पूरा एक नई शिक्षा नीति हमारे अस्तित्व में भारत में आया और लोग अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेज जिस तरह पढ़ाई करते थे, अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू हुई और उस तरह से उच्च विद्यालयों में, कॉलेजेस में यहाँ पर पढ़ाई शुरू हुए और वहाँ पे यहाँ पर शिक्षा एक शुरू हुई। उसके बाद करा विलियम एडम की रिपोर्ट। विलियम एडम की रिपोर्ट क्या है?
1830 के दशक में स्कॉटलैंड से एक ईसाई प्रचारक विलियम एडम को भारत में शिक्षा पर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। 1830 ईस्वी के दशक में एक ईसाई थे विलियम एडम, उनको जो भी शिक्षा चल रही थी उस पर एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया और एडम ने एक रिपोर्ट तैयार किया। उन्होंने बंगाल और बिहार का दौरा किया और उस पर एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट बहुत ही दिलचस्प थी। उन्होंने तैयार किया था। एडम ने पाया था कि बिहार और बंगाल में 1 लाख से अधिक ज्यादा स्कूल थी, यानी बंगाल और बिहार मिलाकर 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी, 1 लाख से अधिक स्कूल थे और उसमें छोटे छोटे स्कूलों के केंद्र होते थे जिसमें 20 से अधिक संख्या नहीं होती थी, 20 से अधिक संख्या नहीं होती थी बच्चों को। लेकिन अगर एक स्कूल में भी 20 संख्या है तो उस समय समझिए कि 20 लाख बच्चे उस समय शिक्षा ले रहे हैं। तो एक दिलचस्प बात थी कि उन विद्यालयों में 20 लाख से अधिक बच्चे शिक्षा ले रहे थे। कई पाठशालाएं संपन्न लोगों जो पूंजीपति थे या जो संपन्न थे वो चलाते थे और अपने अंदर आधुनिक पाठशालाएं वो चलाते थे। उसके बाद सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई जिसमें बच्चे पढ़ते थे। कई ऐसे आश्रम थे जो पुरानी शैली के जो भारत में पढ़ाते थे, कई गुरु अपने यहाँ बच्चों को बैठाकर पढ़ाते थे। उस समय एडम रिपोर्ट के अनुसार उस समय जो गुरु पढ़ाते थे उसमें बच्चे अलग अलग क्लास में नहीं बैठते थे, एक साथ बैठते थे और उनको जो पढ़ाना था वो बच्चों के आधार पर, विद्यार्थियों के आधार पर गुरु ये तय करते थे कि ये क्या पढ़ाएंगे। अगर उसमें उच्च क्लास के बच्चे हैं तो उनसे अलग हटकर गुरु उनसे बात करते थे और उनकी समस्या का निदान करते थे। इस तरह की संभावनाएं थी। इसमें बच्चों को हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था, उनके पास किताबें नहीं थी तो मौखिक ही पढ़ाई चलती थी, फीस लेने की कोई सुविधा नहीं थी। बहुत सारी ऐसी पाठशालाएं थी जो बरगद के पेड़ के नीचे ही चलती थी। यानी शिक्षा नीति से शिक्षा देने का एक नया माध्यम शुरू हुआ। फीस लेने का कोई ये नहीं था कि फीस लेना अनिवार्य था। उसके बाद फीस की भी तय होती थी, एक रूपरेखा तय थी, यानी जो पूंजीपति है जिसके पास पैसा है उससे फीस लेना है, उससे अधिक फीस लेना है और जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उनसे फीस नहीं लेना। इस तरह की स्थिति थी। या खेती के समय जब गेहूं या जौ या धान, जब अनाज का समय काटने का आता था या बोने का आता था, उस समय पाठशालाएं बंद कर दी जाती थी। यानी उस समय पाठशालाएं बन जाती थी कि बच्चे या लड़के जो थे अपना खेत कृषि का भी काम कर लेते थे और कृषि से जो अनाज आता था वो अपने लिए रख लेते थे और फिर जब वो समय खत्म होता तो फिर पाठशालाएं शुरू हो जाती थी। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई थी जिसमें शिक्षा दी जाती थी। एक निश्चित समय सारणी नहीं थी, लेकिन शिक्षा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा एक अनुकूल व्यवस्था के अंतर्गत संचालित हो रही थी, अनुकूल व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा दी जा रही थी। तो ये थी भारत में शिक्षा की स्थिति। अब अगला टॉपिक है नए दिनचर्या नए नियम, नई दिनचर्या नए नियम। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को इतना ही। ये वीडियो बहुत ही खास है कि किस तरह शिक्षा में बदलाव हुए, अंग्रेजी शिक्षा नीति को कैसे भारत में अपनाया, उसमें क्या क्या बदलाव हुए, कौन कौन से नियम बनाए गए थे, इन बातों को हम लोगों ने जाना है। अगले वीडियो में हम लोग नई दिनचर्या नए नियम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा है, दिलचस्प टॉपिक है। आप लोग उस टॉपिक को अपने घर से पढ़ के आ सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।